नमस्ते दोस्तों, स्टोरी विद फैमिली चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। विचारों में खोई इशिका की तंद्रा अचानक एक तीखे दर्द से टूटी। देखा तो चाकू की तेज धार उसकी उंगली को चीरकर खून की धार निकाल चुकी थी। इशिका दर्द से कराह उठी और सीधे जाकर बैंडेड खोजने लगी। उसके एक उंगली से खून बह रहा था तो दूसरा हाथ तेजी से काम कर रहा था। बिस्तर पर लेटे पति अरविंद ने उसे सरसरी निगाह से देखा। इशिका को एक बार लगा कि शायद उनसे कुछ मदद मिल जाए, पर नहीं। बिस्तर पर पड़े पड़े ही अरविंद ने पूछा, कट गया क्या? कितनी बार कहा है, ध्यान से काम किया करो। अब लगाओ बैंडेड। इतना कहकर वो फिर अपने मोबाइल में मग्न हो गया। इशिका को बैंडेड मिल चुका था और उंगली का दर्द जैसे अब काफुर हो गया था। कहते हैं चोट अक्सर कई जगह लगती है, पर दर्द सिर्फ वहीं महसूस होता है जहां चोट सबसे ज्यादा लगी हो। अब कराहते मन की दर्द ने उंगली की चोट को ढंक लिया था। इशिका बैंडेड लगाए सब्जी काटने फिर पहुंच चुकी थी। जहां खून की बूंदें टपकी थीं, उस जगह को साफ किया और वापस सब्जी काटने लगी। इस बार ज्यादा सावधानी से काट रही थी। अचानक उसे लगा जैसे उसकी मां ने आवाज दी, अरे ये क्या कर लिया तूने? जा अलग जाकर बैठ। कितना खून गिराया है? चौंक कर देखा तो एकाएक आंख के सामने सब धुंधला सा होने लगा। कराहते मन ने ही शायद मां को पुकारा था और कल्पना को सजीव सा सामने ला खड़ा किया था, वरना मां कहाँ थी अब? ये सोच धुंधली होती आंखों को आंसुओं से धोने लगी। मां उसकी एक छोटी सी चोट पर भी कितना परेशान हो जाती थी। अगर एक बार हाथ कट गया तो इशिका को 3 दिनों के लिए किचन से आराम मिल जाता था। वो कई बार मां पर झुंझला भी जाती कि इतनी सी चोट पर ओवर रिएक्ट क्यों करती हो। उसे शायद इस ओवर रिएक्शन की या कहें ऐसी परवाह की आदत हो चली थी। पर मां को इस बात की अब परवाह कहाँ थी, वरना इस तरह अचानक उसे दुनिया में अकेला छोड़कर नहीं चली जाती। मां तो चली गईं, पर उनकी आदत कहाँ जाती है? ये सब सोचते हुए इशिका के हाथ यंत्रबद्ध तरीके से काम कर रहे थे। सब्जी भी बन चुकी थी और अब रोटी बनाकर टिफिन भरने लगी थी। ये रोज सुबह का काम था। जल्दी उठकर बेटे यश को उठाना, नहलाना, तैयार करना और इसी बीच उसके लिए नाश्ता और टिफिन तैयार करना। इतना करते करते यश की बस का समय हो जाता। दौड़ते भागते उसे छोड़कर आई इशिका के पास एक पल भी गंवाने के लिए नहीं होता। आते ही नहाती, खाना बनाती जाती और इसी बीच पूजा करती। साथ में मोबाइल में डूबे अरविंद को समय का आभास भी करवाती। टिफिन भरकर ऑफिस की ओर भागना होता तो अक्सर उसका नाश्ता, खाना सब ताक पर होता था। फिर इशिका को ऑफिस निकलते समय अगर ट्रेन में सीट मिल जाती तो किसी तरह रोटी सब्जी का रोल गले से नीचे उतार लेती, वरना ऑफिस में लंच टाइम में ही उसे कुछ खाने का मौका मिलता। आज इशिका ट्रेन में चढ़ ही तो सामने ही एक खाली सीट जैसे उसे बुला रही थी। एक बार को थके कदमों से भागकर उस ओर बढ़ी। फिर देखा एक बुजुर्ग महिला धीरे धीरे सीट की ओर बढ़ रही है। इशिका ने दौड़कर सीट पर अपना बैग रख दिया और आंखों के इशारे से उस बुजुर्ग महिला को बता दिया कि उसने उनके लिए ही बैग रखकर सीट रिजर्व कर दी है। सीट पाकर आधे दांतों वाले मुंह पर जो क्यूट मुस्कान आई, वो इशिका को अंदर तक भिगो गई। उसकी मां भी तो ऐसे ही नकली दांत निकालकर हंसती थीं। फिर उसके चेहरे से मुस्कान, आंसू सब एक साथ ही बह निकले और वो दरवाजे के पास टिककर खड़ी हो गई। मां ने फोन पर न जाने कितनी बार कहा था कि इशिका एक बार आकर मिल ले, पर वो अपनी गृहस्थी और काम के चक्कर में जाने का सोच भी नहीं पाई। बेटे यश की पढ़ाई, घर के काम, ऑफिस, अरविंद का काम, न जाने कितनी बेड़ियां उसने पैरों में कस रखी थीं, जो उसे बढ़ने से रोक दिया करती थीं। मिलने की आस लिए मां एक दिन चली गईं और वो उनका आखिरी दर्शन तक नहीं कर पाई। जैसे मां ही रूठकर उसे आखिरी दर्शन के लिए भी न आने दी। मां के जाने के बाद से ही वो हर पल यही सोचती रही कि मां के जाने के बाद जो छुट्टियां लीं वो पहले ले ली होती तो शायद उसे ये मलाल नहीं होता। सोचते सोचते अचानक उसके हाथों पर एक स्नेह भरा हाथ महसूस हुआ। चौंक कर देखा तो वही बुजुर्ग महिला थीं। उसने पूछा, सब ठीक है ना बेटा? उनकी नजरें इशिका पर टिकी थीं। इशिका ने सवालिया नजरों से उन्हें देखा तो महिला ने उसके आंख से निकल रहे आंसू की ओर इशारा किया। मां के विचारों में खोई इशिका के आंसू कब बहे उसे खुद आभास नहीं हुआ। डिब्बे की सारी महिलाएं उसे ही देख रही थीं। आंसू पोंछते हुए जबरन मुस्कुराकर इशिका ने कहा, मां की याद आ गई थी तो मिलाओ अपनी मां से।
देर हो गई। किसी तरह इशिका भर्राए गले से इतना ही कह पाई। बुजुर्ग महिला ने उसके कंधे पर हाथ रखा और अपने स्टेशन पर उतर गईं। उनके उतरते ही एक के बाद एक धड़धड़ाकर महिलाएं डिब्बे में चढ़ने लगीं तो इशिका एक ओर हो गई। कुछ इसी तरह उसका दुख भी रोज एक ओर हो जाता और वो काम में लग जाती। पर हर खाली समय में माँ की कोई न कोई याद उसे भिगो जाती। माँ हमेशा इशिका का सपोर्ट सिस्टम रही थी। इशिका ने उन्हीं के सहारे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया था। पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग तरह के शौक रखने की बातें भी माँ इशिका को सिखाती थीं। माँ कहती, परिवार बच्चे सब होंगे, उनके लिए वक्त लगाती रहोगी, फिर एक दिन बच्चे बड़े होकर अपने काम में लग जाएंगे और मेरी तरह तुम भी अकेली रह जाओगी। माँ, ऐसा नहीं होगा, और हो भी गया तो क्या? मुझे अकेलापन खूब भाता है, मैं तो जी भरकर सोऊंगी। इशिका इठलाकर कहती, कितने दिन ऐसे रहोगी? हर दिन एक सा लगेगा फिर? इशिका, अपने शौक पाल, उन्हें साथ लेकर चल, तभी अकेले में भी सुकून होगा। माँ की इन बातों ने ही इशिका को कुछ करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था। जब भी कमजोर पड़ती तो माँ ही उसका साथ देती। यश के पैदा होने के बाद भी माँ ने उसका ऐसा ख्याल रखा कि इशिका जल्द से जल्द ऑफिस काम पर लौट पाई। वैसे इशिका ने कई बार घर परिवार की जिम्मेदारियों को देखते हुए काम से ब्रेक लेने का मन भी बनाया, पर हर बार माँ उसे रोक देती और कहती, घर बैठी क्या करेगी? कम से कम काम के बहाने घर से बाहर कहीं जाती तो है। घर से ऑफिस जाते कितने अपरिचितों से परिचय होता है। वैसे माँ सही ही कहती थी। कम से कम जिस तरह से आज ट्रेन में मिली, आंटी जी ने उसके आंसू देख उसका हाल पूछा। कितना अपनापन था उनकी आंखों में। ऐसे अपनेपन से मिले उसे न जाने कितना समय हो गया है। अरविंद तो अब उसे किसी अजनबी की तरह लगने लगा था। अरविंद और इशिका की शादी तो अरेंज ही थी, लेकिन सगाई से शादी के बीच के 1 महीने में दोनों की अक्सर मुलाकात होती। उसे आज भी याद है, शादी के दिन सभी उसे ये कहकर छेड़ रहे थे कि उनकी शादी अरेंज से ज्यादा लव वाली लग रही है। इशिका ये सुनकर सामने भले ही शर्मा रही थी, लेकिन मन ही मन अरविंद को लेकर इठला भी रही थी। अब उसे कई बार आश्चर्य होता है कि ये वही अरविंद है जो उसकी एकाह पर परेशान हो जाया करता था और आज कटी उंगली से बहते खून से भी विचलित नहीं होता। यश के होने के बाद वो पारिवारिक जिम्मेदारियों में उलझी रही और उनके बीच ये दूरी कब और कैसे आई, उसे ये अंदाजा भी नहीं लगा। अचानक तेज हॉर्न की आवाज सुनकर विचारों से बाहर आई। फिर यंत्रबद्ध तरीके से अपने स्टेशन उतर वो रोज के रास्ते से ऑफिस की ओर चल पड़ी ढी थी। थोड़ा संभली भी नहीं थी कि अचानक बैग में रखा फोन बजने लगा। उसकी हड़बड़ाहट इतनी बाँच गई कि फोन पर नाम नंबर देखे बगैर एक ही सांस में कह उठी, सर, वो ट्रेन छूट गई थी, इसीलिए लेट हो गई। रियली सॉरी, बस स्टेशन से निकल ही रही हूं। सच में ट्रेन जैसे ही छूट गई तू तो? हाँ। दूसरी ओर से उन्मुक्त हंसी के साथ ये बात सुनकर इशिका चौंक कर फोन दूर कर नंबर देखने लगी। सयाली तू? सॉरी यार, मुझे लगा कि ऑफिस से कॉल होगा। हमारी शेरनी तो गीदड़ बन गई है। लगता है तुझे फिर जंगल में बुलाने का टाइम आ गया है। सयाली अपने अंदाज में बोली जा रही थी। उसकी बात आधी अनसुनी करते हुए इशिका ऑफिस की ओर कदम बढ़ाते हुए बोली, सुनो, इस बार तुझे आना है, वरना अगली बार गीदड़ की जगह बकरी बनते देर नहीं लगेगी तुझे। कहाँ आना है? क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इशिका झुंझला उठी। कॉलेज गेट टुगेदर में। बताया तो था ना, तुझे याद नहीं है क्या? सयाली की आवाज में मायूसी सी भर आई। सयाली, मैं बाद में कॉल करूं? आज जरा लेट हो गई हूं। अरे सुन तो। बाएं कहकर इशिका ने फोन रख ही दिया। ऑफिस से लौटते समय इशिका के मन में सयाली की बात घूम रही थी। पिछले हफ्ते ही उसने कॉल किया था और गेट टुगेदर की बात बताई थी। वो कैसे जा सकती है? यहां घर ऑफिस सब तो उसके जिम्मे है। यश की पढ़ाई, अरविंद का ऑफिस, सब कुछ जाने कैसे मैनेज होगा। और अब वो पहले वाली इशिका भी कहाँ रही है? वो तो अब शायद रही ही नहीं। ऑफिस से घर लौटने के बाद इशिका चाय का कप लेकर बैठी। यही वो वक्त होता था जब कुछ देर को वो बैठ पाती थी। यश अपनी फुटबॉल क्लास के लिए गया हुआ था और अरविंद ऑफिस से लौटा नहीं था। बस इन कुछ पलों को इशिका बिना कुछ सोचे शांत बैठकर बिता देना चाहती थी, पर हर बार कोई ना कोई याद उसे घेर लेती और वो उन कहियालों में गुम हो जाती। आज ऐसा कुछ हो, उसके पहले ही फोन रिंग होने लगा। स्क्रीन पर सयाली का नाम देखकर
ईशिका ने फोन उठाना स्थगित कर दिया। फोन पर मिस कॉल का नोटिफिकेशन चमका और अगले ही पल व्हाट्सएप पर संदेश भी आ गया। उसने बस ऊपर से ही बड़ी सावधानी से PRH लिया। सयाली का ही मैसेज था, गेट टुगेदर के सवाल के साथ। ईशिका यही सोचती रही कि आखिर वो जाना चाहती है या नहीं, पर उसके मन ने कहा कि वो जा ही नहीं पाएगी, तो इसके बारे में सोचने का मतलब ही क्या है। देर रात यश को सुलाकर घर के सारे काम निपटाकर जब कमरे में आई तो अरविंद अपने फोन से चिपका हुआ था। ईशिका ने सरसरी निगाह दौड़ाई और अपनी ओर के बिस्तर पर पड़ गई। आंखों से नींद ओझल थी, मन कहीं विचर रहा था। वाकई बिस्तर के दो छोर कई बार दो अलग दुनिया ही होते हैं। अचानक उसे क्या सूझी कि उसने इस दो छोर पर बसी दोनों दुनिया के बीच एक वार्ता का मार्ग खोला। सुनो। अपने फोन में खोया अरविंद यूं ही बोला, मैं सोच रही हूं कुछ दिनों के लिए कहीं चली जाऊं। ईशिका ने जैसे मन की उधेड़बुन को शब्द दे दिए। कहां? अरविंद ने अचानक उसकी बात पर ध्यान दिया। कहीं भी। सयाली का कॉल आया था, वो गेट टुगेदर है तो। ईशिका ने अटकते हुए कहा, तुम सचमुच जा रही हो? अरविंद जैसे अब पूरी तरह से फोन से बाहर आ गया था। मैं गई तो यहां का क्या होगा? ईशिका ने सुनाने के अंदाज में कहा, यहां का क्या होगा का क्या मतलब है? हम है ना? ऐसा भी नहीं है कि सब तुम ही करोगी तो होगा, यहां सब आराम से हो जाएगा। वैसे भी आधे दिन तो हम सब घर के बाहर ही रहते हैं। अरविंद का ये अंदाज ईशिका को बिल्कुल नहीं भाया। वो चिढ़ती हुई सी बोली, हाँ, मैं करती ही क्या हूं? मेरे बिना सब हो ही जाएगा। एक दिन न रहूं न तो पता चले, घर में तिनका भी न टूटे। अब ऐसा भी नहीं है, मैं भी सब कर सकता हूं। तुम्हारे आने के पहले सब मैं ही करता था। मेरे हाथ की दाल दोस्तों के बीच आज तक फेमस है। तुमने भी तो सुना है, अजीत, फरहान सब कहकर गए हैं तुम्हें। जो हमने चखा भी नहीं उसकी तारीफ चाहे कोई करे, हमें क्या मतलब है? न हमें कभी खाने मिली और न हमने कोई काम देखा। झूठी तारीफों के पुल भले कोई बांधे। ईशिका को पता था कि अरविंद अपनी बनाई दाल की बुराई नहीं सुन सकता, पर वो भी अपने किए काम का क्रेडिट छीन जाने से व्यथित हो, इसलिए जानबूझकर वॉर कर रही थी। कहां तो बिस्तर के दो भागों में बसी दोनों दुनिया के बीच संधि मार्ग बनाना था और कहां अब सीमा रेखा तय होने लगी। ईशिका, अब बहुत हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बिना घर चल ही नहीं सकता? इस भुलावे में मत रहो। जहां जाना हो जाओ, मैं आराम से घर ऑफिस सब देख सकता हूं, बल्कि तुमसे शादी के पहले अपनी घर गृहस्थी भी अच्छी बसा रखी थी। मजाल है जो कभी बाहर का खाना खाया हो। खुद खाता था, लोगों को भी खिलाता था। जब चली जाऊंगी तब पता चलेगी गृहस्थी। कहकर ईशिका दूसरी तरफ मुंह किए सोने का नाटक करने लगी। मन ही मन बड़बड़ाती हुई उसने बिस्तर के एक ओर की अपनी दुनिया की सीमा रेखा न सिर्फ गारी कर ली, बल्कि सिर तक चादर तान के उस सीमा रेखा पर बाड़ भी लगा दी। अरविंद भी सीमा के उस पार अपनी दुनिया में मोबाइल में गुम हो गया। पापा, उठो ना। यश की आवाज से अरविंद चौंक कर उठा। देखा तो हल्की रोशनी सुबह का संदेश दे रही थी। यश के चेहरे पर मायूसी देखकर अरविंद हड़बड़ा के उठ बैठा। क्या हुआ? मम्मी घर में नहीं है? यश रुआंसा होकर बोला। नहीं है, वॉशरूम में होगी। देखा तुमने? यश ने हां में सिर हिलाया। अरविंद सोचते हुए बोल उठा, बाजार गई होंगी। सुबह तो मम्मी बाजार जाती ही नहीं, उनको कितना सारा काम होता है। यश मम्मी के सेक्रेटरी की तरह बोला। अरविंद बिस्तर से ही आवाज लगाने लगा। इशिका, रुको जरा, मम्मी को फोन कर लेते हैं। यह कहकर अरविंद ने जैसे ही फोन लगाया कि हॉल में रिंग सुनाई देने लगी। यश हॉल की ओर खुशी से भागता हुआ चिल्लाया, मम्मी। अरविंद के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, लेकिन हॉल में जाकर देखा तो यश इशिका का फोन लिए मायूस खड़ा था। मम्मी का फोन तो यहीं है। अरविंद ने यश से इशिका का फोन लिया और उसे गले लगा लिया। अब अरविंद को भी घबराहट होने लगी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि इशिका इस तरह उसे बिना कुछ कहे कहीं गई हो। इतनी सुबह तो वो कहीं भी नहीं जाती। अरविंद ने पहले यश को दूध और ब्रेड दिया और फिर उसके पास बैठकर एक के बाद एक उन सभी को कॉल करने लगा जिनके पास इशिका हो सकती थी। यश दूध ब्रेड को हाथ लगाए बगैर अपने पापा की ओर सवालिया नजरों से देख रहा था। 5-7 जगह फोन करने पर जब इशिका के बारे में कुछ पता नहीं चला तो अरविंद भी बेचैन होने लगा। तभी इशिका के फोन पर सयाली का कॉल आया। अरविंद ने तुरंत फोन उठाकर उसे सारी बात कह दी।
पर सयाली ने बताया कि इशिका ने उससे बात नहीं की, बल्कि जब मैसेज का जवाब भी नहीं आया तो उसने खुद हाल जानने के लिए इशिका को कॉल लगाया है। सयाली ने इन बातों के बीच अरविंद से सवाल किया, अरविंद, कहीं तुम दोनों के बीच कुछ लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ है? सॉरी, वो बस मैं इशिका को लेकर परेशान हो गई थी, इसलिए पूछ बैठी। डोंट माइंड, वो शायद आसपास ही होगी। मैं भी पता करती हूँ दोस्तों से, शायद किसी से बात की हो। जैसे ही पता चले मुझे कॉल करना, कहकर सयाली ने फोन रख दिया। इधर अरविंद को अचानक याद आया कि कल रात ही तो उनके बीच बहस हुई थी, पर ऐसा तो कई बार हो जाया करता है। शायद यही तो अब उनके बीच की बातचीत रह गई है, वरना इशिका दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहती है। फिर ऑफिस का काम, यश भी उसे नचाए रखता है। जब तक वो फ्री होती है तब तक अरविंद सोना चाहता है। साल दर साल उनके बीच बातचीत जैसे बंद ही होती जा रही है। पहले कैसे वो एक दूसरे के लिए वक्त निकाला करते थे, मगर यश के आने के बाद धीरे धीरे इशिका का पूरा ध्यान यश पर ही लग गया था। जब भी वो साथ होती तो भी यश के साथ ही लगी रहती। अरविंद ने भी जैसे अपने दोस्तों के बीच वापस अपनी दुनिया ढूंढ ली। पहले दिन भर बोलने वाली इशिका अब शांत सी हो गई थी, बस काम में लगी रहती। कल इशिका ने सही ही तो कहा था, अरविंद ने पूरा घर उसके भरोसे ही तो छोड़ दिया है। इस बात पर वो कैसे चिढ़ गया था? कहीं इशिका इसी बात से नाराज होकर कहीं चली तो नहीं गई? ये ख्याल आते ही अरविंद बेचैन हो गया। उसने एक बार इशिका का फोन खंगाला कि शायद कुछ पता चले कि आखिर इशिका कहाँ गई है, उसे कहाँ ढूंढा जा सकता है। देखा तो इशिका के फोन में कई मैसेज बिना पढ़े यूं ही रखे थे। आधे से ज्यादा सिर्फ इस शिकायत के थे कि इशिका उनसे बात ही नहीं करती। अरविंद को ग्लानि सी हो आई। इशिका को जरा भी समय नहीं मिलता और वो बस शिकायत ही करता रहता है। अरविंद इशिका का फोन पकड़े कह उठा, इशिका, कहाँ हो तुम? एक बार आ जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। तभी दरवाजे की घंटी सुनकर यश दौड़ पड़ा। उसके पीछे पीछे अरविंद भी लगभग भागता हुआ पहुंचा। दरवाजा खोलते ही सामने मुस्कुराती हुई इशिका खड़ी थी। उसे देखते ही यश उससे लिपट गया। अरविंद ने लगभग डांटते हुए पूछा, कहाँ गई थी तुम? फोन भी घर पर छोड़ दिया था, कोई पता करे तो कैसे? जरा भी फिक्र नहीं है किसी की? इशिका ने अरविंद को आश्चर्य से देखा। तभी यश ने इशिका से कहा, मम्मी, मैं तो आपको कब से ढूंढ रहा था। पता है, पापा भी कितने टेंशन में आ गए थे। कितने सारे फोन भी किए, पर किसी से पता ही नहीं चला कि आप कहाँ थीं। अच्छा, तुम 9 बजे उठाने से नहीं उठते? आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए? इशिका ने यश का सिर सहलाते हुए कहा और अरविंद की ओर नजर डाली। अरविंद गुस्से में होने का बहाना तो कर रहा था, लेकिन उसकी नजर इशिका पर ही टिकी थी। इशिका ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कल सुबह ही बताया था ना कि अब से मैं रोज योग क्लास जाऊंगी। दोनों को कहा था ना, मेरी बात सुनते नहीं हो दोनों। चलो, जल्दी से नाश्ता बनाती हूं। कहकर इशिका अंदर जाने को हुई कि अरविंद ने उसे अपनी ओर खींचकर गले से लगा लिया। न जाने कैसे रोकते हुए भी अरविंद की आंखों से आंसू बह ही निकले। इशिका अरविंद को इस तरह देख हैरान थी। अरविंद, क्या हुआ? सॉरी इशिका, मैं आज के बाद तुम्हें इस तरह अकेले नहीं रहने दूंगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। इशिका अब अरविंद को सोफे पर बिठा उसके पास बैठ गई थी। पास खड़े हैरान होते यश को उसने इशारे से पानी लाने कहा। अरविंद, क्या हुआ है? तुमने मेरा ध्यान रखा है। तुमसे मैंने कब ऐसा कुछ कहा? वो तो कल यूं ही गुस्से में। सॉरी नहीं इशिका, आई एम सॉरी। जानती हो, आज जब तुम नहीं दिखी तो मुझे पता चला कि तुम नहीं होगी तो ये घर, ये दुनिया कितनी खाली होगी। तुम हमारी ताकत हो, ऐसा कुछ नहीं है। इशिका ने अरविंद को संभालते हुए कहा। पानी का ग्लास लाया। यश भी अरविंद को देख रहा था। अरविंद ने पानी पिया और यश को अपनी गोद में बिठाया। यश, तुम्हारी मम्मी अपने दोस्तों से मिलने जाना चाहती है। क्या हम दोनों मिलकर कुछ दिन के लिए घर संभाल लेंगे? क्या आप पापा के साथ रहोगे? सुनकर इशिका की आंखें भरने लगीं। यश ने न में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं पापा, मम्मी के बिना घर अच्छा नहीं लगता है। जानता हूं, तुम्हारी मम्मी के बिना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, पर मम्मी को भी तो ब्रेक चाहिए ना। तुम स्कूल के बाद फुटबॉल खेलने जाते हो, पापा ऑफिस के बाद अपने दोस्तों से मिलते हैं। मम्मी को भी तो अपने दोस्तों से मिलने का मन करता है। अरविंद की बात सुनकर यश ने इशिका को देखा और अपने नन्हे से मन में कुछ विचार कर बोला, ओके, पर मम्मी आप अपना फोन लेकर जाना।
और रात में एक बार सोने के टाइम मुझे वीडियो कॉल करना, ठीक है? इशिका ने भरी हुई आंखों के साथ सिर हिलाकर हामी भरी और यश को अपने गले से लगा लिया। अरे अरे, ये मम्मी बेटे के प्यार में पापा को क्यों भूल गए भाई? अरविंद, इशिका और यश को गले लगाता हुआ बोला। यश खिलखिला उठा। इशिका ने अरविंद के कंधे पर अपना सिर टिका दिया और हौले से उसके कान में कहा, मैंने सुना था कि योग के बहुत फायदे हैं, लेकिन ऐसे फायदे भी हैं, ये आज पता चला। इशिका की बात सुन अरविंद ने ठहाका लगाते हुए कसकर दोनों को गले लगा लिया। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।